नमस्कार आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इन दिनों मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं बलराज साहनी की फिल्मी आत्मकथा। मूल किताब में यह आत्मकथा दो हिस्सों में यानी पहला दौर और दूसरा दौर नाम से है। पहला दौर 11 पार्ट्स में है और दूसरा दौर 8 पार्ट्स में। पार्ट 13। गुंजन बुरी तरह फेल हो गई। अमृतलाल नागर फिल्मों को तिलांजलि देकर लखनऊ चले गए और उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से साहित्य को समर्पित कर दिया। फिल्म की रिलीज पर वो आए थे। मुझे आज की तरह याद है कि एक शाम नलिनी, वीरेंद्र नागर और मैं जुहू के समुद्र तट पर बैठे हुए थे। काफ़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। नागर जी को पता था कि मैं अपने अभिनय के बारे में उनकी राय की प्रतीक्षा में बैठा था। आखिर उन्होंने अपनी ऐनक में से मेरी ओर घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अच्छे बलराज भाई, बहुत अच्छे। कड़क समालोचना हम फिर कभी करेंगे। उन्होंने कितना बड़ा पत्थर छाती पर रख कर ये कहा होगा, पर वो फिल्मों में जितना अरसा रहे एक बात अच्छी तरह जान गए थे कि नए अभिनेता की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका हौसला बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कई मौक़ों पर ख़ुद से पूछा है कि अगर वो उस समय खरी खरी सुना देते तो क्या वो मेरे लिए अच्छा होता या बुरा। इस बात का मुझे जवाब नहीं मिला है। हाँ, नागर जी का वो वाक्य लगातार मेरे कान में खटकता रहा है। मैं खुद को बहुत बार धोखा देता था, पर फिर भी इस बात से आंखें मूंद नहीं सकता था कि मेरे काम में नुक्स थे। वो क्या थे? अच्छा होता कि संशय में रखने के बजाय मुझे उनके बारे में बता दिया जाता। नागर जी ने जब कभी मेरे बारे में कुछ लिखा या कहा है, ये अफसोस ज़रूर प्रकट किया है कि फिल्मों ने एक साहित्यकार छीन लिया है। मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूँ। मेरी लालसा ये रही है कि साहित्यकार बनूं। फिर भी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि नागर जी का फिल्में छोड़ जाना पूरी तरह ठीक था या मेरा न छोड़ना पूरी तरह गलत था। मैं नहीं कह सकता कि साहित्य के क्षेत्र में मैं क्या कर दिखाता, लेकिन फिल्मों के ज़रिए मैंने अभिनय कला सीखी और एक अभिनेता की बड़ी अजीब और सुखद मानसिक दशा का स्वाद चखा। ये भी एक प्राप्ति है। देखते देखते नलिनी जयवंत चोटी की कलाकार बन गई। उन्होंने माटुंगा वाला एक कमरे का फ्लैट छोड़ दिया, जहां वो दिन भर की शूटिंग के बाद अपने हाथ से खाना बनाती थीं और पति पत्नी दोनों एक ही थाली में खाते थे। उनके उस छोटे से घर में मुझे भी बहुत आनंद मिला करता था। अब उन्होंने चैम्बूर में बहुत बढ़िया बंगला बना लिया था और उसकी साज सजावट पर पानी की तरह पैसा बहाया था, जो कि फालतू पैसे की अधिकता के कारण कामयाब फिल्मी हस्तियों की आम आदत है। मैं कभी कभी उनसे मिलने चला जाता था। दोनों मुझे बड़े प्यार से मिलते थे। वीरेंद्र मुझे अपने घर की खास खास चीज़ें दिखाते, पर मुझे उनके चेहरे पर पहले जैसी खुशी और तृप्ति दिखाई नहीं देती थी। दिन प्रतिदिन उनके पास पैसा बढ़ता गया, प्यार घटता गया। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आखिरकार वो एक दूसरे से अलग हो गए। मैं कभी वीरेंद्र को बस स्टॉपों पर लोगों की लाइन में खड़े देखता तो मुंह दूसरी तरफ मोड़कर गुजर जाता। नाकामियों और ज़माने की ठोकरों से बेहाल बने वीरेंद्र आखिर इस संसार से चलते बने। श्याम ने भी मेरे पड़ोस में अपना बंगला बनवाया था। एक दिन खबर मिली कि आउटडोर शूटिंग करते हुए वो घोड़े पर से गिरकर मर गए हैं। सुनकर बहुत दुख हुआ। श्याम जी रावलपिंडी के थे और हमारे परिवारों का आपस में बहुत प्यार था। वो मेरी बहुत इज्जत करते थे। मातमपुरसी के लिए मैं घर से पैदल चल पड़ा, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल का ड्राइवर नहीं आया था। यह भी अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। मोटर के लिए ड्राइवर रखना आम बात है, पर मोटरसाइकिल के लिए ड्राइवर रखने वाला मैं इतिहास में शायद पहला आदमी था। मैं अपने तजुर्बे से बहुत जल्दी सीख गया था कि किसी फिल्म स्टूडियो के फाटक में पैदल दाखिल होना अपमान की बात है। दरबानों और पहरेदारों को पैदल आने वाले लोगों से बुरा सलूक करने में बहुत मज़ा आता है। हास्य अभिनेता दीक्षित अपने बीते अपमानों की याद में स्टूडियो में दाखिल होते समय अपनी मोटर से उतरकर दरबान को प्रणाम किया करते थे। एक दिन मेरे मित्र मामा फसालकर ने मुझे बताया कि वीर शांताराम के छोटे भाई अवधूत के पास एक बिल्कुल नई 5 हॉर्स पावर AJS मोटरसाइकिल है, जिसे वो बेचना चाहते हैं। मैंने किसी न किसी तरह पैसा बटोर कर उसे खरीद लिया, पर उस शैतान के चरखे को चलाए कौन? उसे तो देख कर ही मुझे डर लगता था, चलाने की तो बात ही अलग थी। मामा फसालकर को चलानी आती थी और चलाने का शौक़ भी था। उन दिनों वो थे भी बेकार।
एक फिल्म में ख्वाजा अहमद अब्बास की सहायक बनकर वो लाहौर गए थे और वापस आने पर उन्हें कोई काम नहीं मिला था। सो मैंने उन्हें मोटरसाइकिल की ड्राइवरी का काम दे दिया। वो चलाते, मैं पीछे बैठता। बदले में वो मेरे यहाँ खाते और सो रहते। उस दिन वो किसी कारणवश आए नहीं थे, सो मुझे बस में जाना पड़ा। उन दिनों चैम्बूर का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ सा था। जब मैं सायन में बस बदल कर दूसरी पर सवार हुआ तो सामने की सीट पर एक परिचित स्त्री को देखा। उसने गुड़िया में दम्मों की सहेली का रोल किया था। वो थी भी रावलपिंडी की, मुसलमान स्त्री थी, छोटी आर्टिस्ट थी, पर दम्मों को इन बातों का कोई ख्याल नहीं होता था। वो उसके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आती थी और उसकी अच्छी खासी सहेली बन गई थी। मैंने उसे बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर नमस्ते की, पर उसने मुझे देखते ही आंखें फेर लीं। जब मैं चैम्बूर यूनियन पार्क पहुंचा तो लोगों की भीड़ का कोई अंत नहीं था। मैं धक्के खाता और धक्के मारता हुआ आगे बढ़ा। श्याम की कहर की मौत हुई थी। उस समय मैं उनके परिवार के लोगों के साथ खड़ा होना चाहता था। जब मैं उनके पास गया तो उन लोगों ने मेरी ओर से वैसे ही मुंह फेर लिया जैसे बस में उस स्त्री ने फेरा था। फिल्मी लोग जलती शमा के परवाने होते हैं। ये चीज़ मैंने दम्मों के मरने के बाद ही देख ली थी। पर अपने सगे संबंधी भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, ये शिक्षा मुझे उस दिन मिल गई। मुझे ऐसे लगा जैसे उस परिवार के लोगों की एक आंख आंसू बहा रही थी और दूसरी उस शोक में शरीक होने वाले फिल्म स्टारों की हाजिरी लगा रही थी। वो दिन सचमुच बहुत मुश्किलों भरे थे। देश के बंटवारे के बाद अपना सब कुछ खोकर पिताजी दरबदर हुए फिर रहे थे। किसी एक जगह उनका दिल नहीं लगता था। परिवार के बाकी लोग मेरे यहाँ आए हुए थे। मेरे छोटे भाई भीष्म और उनकी पत्नी शीला जयंत देसाई की एक फिल्म की डबिंग में हिस्सा लेकर घर का गुजारा चलाने में सहायक हो रहे थे। मैं खुद कभी ऑल इंडिया रेडियो और कभी फिल्म डिवीज़न के दरवाजे खटखटाता। ऊपर से एक और मुसीबत ये आ गई कि कम्युनिस्ट पार्टी की सन 1948 की कांग्रेस के बाद धीरे धीरे इप्टा का भी बेड़ा गर्क होता जा रहा था। इप्टा का मुझे बहुत सहारा था क्योंकि फिल्मों में असफल होने पर भी वहाँ मेरा असर रसूख था। पर कम्युनिस्ट पार्टी की रणदिवे नीति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी और अमरीकी साम्राज्य के बगल बच्चे बन गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी बूर्जुआ लोगों को मजदूर वर्ग और देश का दुश्मन करार दे दिया था। देश की आज़ादी को कबूल करने और कांग्रेस हुकूमत के हाथ मजबूत बनाने के बजाय उसने उसके खिलाफ बगावत करने का नारा बुलंद कर दिया था। तब कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों में बूर्जुआ अंशों को दुत्कारा जाने लगा। कल तक जिन्हें सम्मान दिया जा रहा था वो अब दुश्मन वर्ग के समझे जाने लगे। कई मेंबर किसी न किसी बहाने पार्टी में से निकाल दिए गए। कई सरकारी दमन से डरकर भाग खड़े हुए। कई बिना कुछ कहे पार्टी छोड़ गए। ऐसे लोगों में ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे महत्वपूर्ण साथी भी थे। नई पार्टी लाइन के सिर पांव का मुझे भी कुछ पता नहीं लगता था, पर दम्मों के शव को लाल झंडे से ढककर दाह संस्कार किया गया था। पार्टी मेरे जीवन का अभिन्न अंग बनी हुई थी। पार्टी में रहकर ही मैंने अक्ल को इनकलाबी जोश के मुकाबले में अधिक महत्व देना सीखा था। अब मैं उसी तेज़ी से पार्टी के सामने अक्ल के दरवाजे बंद करके जोश को अधिक महत्व देने लगा। उसी जोश से प्रभावित होकर मैंने जादू की कुर्सी नामक नाटक लिखा। मेरे एक साथी रामा राव ने, जो उस समय इप्टा के जनरल सेक्रेटरी थे, मुझे बहुमूल्य सुझाव दिए। नाटक यद्यपि मेरे नाम से ही प्रसिद्ध हुआ, पर वास्तव में वो हम दोनों की साझी रचना थी। उसमें हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी नीतियों का बेहद मजाक उड़ाया था। मैंने ही उसमें मुख्य पात्र का रोल भी किया था। निर्देशन मोहन सहगल ने किया था, जो आज एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं। नाटक को आशा से कहीं ज़्यादा सफलता मिली। हंस हंस कर दर्शकों के पेट में दर्द होने लगता था। कृष्णचंद्र ने भी उसे 11 बार देखा था। जिन लोगों ने ये नाटक देखा है मुझसे बार बार उसकी पांडुलिपि मांगते हैं, पर मैं उन्हें बता नहीं सकता कि अपनी उस गलत हरकत पर मैं कितना शर्मिंदा हूँ। मेरे जैसे नगण्य व्यक्ति ने नेहरू जैसे महान व्यक्ति का मजाक उड़ाने की कोशिश की, ये सोचकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। उस मनहूस नाटक की सभी कॉपियाँ मैंने आग लगाकर नष्ट कर दी थीं और अब मुझे उसकी सिर्फ रूपरेखा ही धुंधली सी याद है। उन दिनों कोई फिल्म निर्माता मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं था, पर कई दोस्तों को मुझसे हमदर्दी थी और वो मेरी मदद करना चाहते थे। वीरेंद्र देसाई की सिफारिश पर महेश कौल ने मुझे बुलाया और स्क्रीन टेस्ट लिया, यानी कैमरे के सामने मुझसे कुछ काम करा कर देखा। कैमरे के सामने आते ही जैसे मैं लकड़ी का बन गया और होशो हवास उसी तरह उड़ गए जैसे कि गुंजन के दिनों में उड़ जाया करते थे। कैमरे का डर अब मेरे अंदर बहुत गहरा धंस चुका था। बम्बई का फिल्मी संसार छोटा है, उसमें खबर फैलते देर नहीं लगती।
शाहिद लतीफ़ ने अपनी फिल्म बुज़दिल में मुझे एक अच्छा रोल देने का वादा किया हुआ था। दर्जी से मेरे लिए कपड़े भी सिलवाए जा चुके थे, पर मुहूर्त से एक दिन पहले मेरी मशहूरी सुनकर शाहिद लतीफ़ ने मुझे उस रोल की जगह एक छोटा सा रोल देने का फ़ैसला सुना दिया। ये अपमान मुझसे सहन न हो पाया और मैंने वो फिल्म छोड़ दी। मैं अपने मन में सारा दोष शाहिद लतीफ़ पर ही लगा रहा था। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्त अयूब ने अपने छोटे भाई दिलीप कुमार को कहकर के आसिफ की फिल्म हलचल में मुझे एक अच्छा सा रोल दिलवा दिया। जैसे गुंजन में त्रिलोक कपूर नलिनी जयवंत के पति थे और मैं प्रेमी था, वैसे ही हलचल में दिलीप कुमार नरगिस के प्रेमी थे और मैं पति था। जब तक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, मैं यही सोच सोच कर खुश होता रहा कि इस फिल्म के भी 2 हीरो हैं और मैं उनमें से एक हूँ। मुझे एक जेलर का रोल करना था। के आसिफ हर काम को बड़े पैमाने पर करके खुश होते थे। एक दिन वो मुझे आर्थर रोड जेल दिखाने ले गए ताकि मैं अपनी आंखों से जेलर और जेल देख लूँ। जेलर साहब हमारे स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने अपने दफ्तर में अपनी अलग अलग वर्दियाँ हमें दिखाईं। दर्जी हमारे साथ आया हुआ था, उसने भी वर्दियाँ देखीं और उसी समय मेरा नाप ले लिया। फिर हमने जेल में घूमकर कैदियों का रहन सहन देखा। ये सन 1949 के शुरू का ज़माना था। तोष से शादी किए हुए मुझे 10-15 दिन ही हुए थे। हम बलवंत गार्गी लिखित नाटक सिग्नल मैन दूली का रिहर्सल कर रहे थे। तोष उसमें सिग्नल मैन की पत्नी का रोल कर रही थी। निर्देशक मैं था। एक दिन रिहर्सल करते हुए खबर मिली कि परेल के कम्युनिस्ट पार्टी का एक जुलूस निकलने वाला है और हमें उसी समय उसमें शामिल होना चाहिए। हम दोनों पति पत्नी मोटरसाइकिल पर सवार होकर परेल पहुंच गए। मीटिंग हो रही थी। पुलिस के ज़रूरत से ज़्यादा बंदोबस्त ने हमें हैरान ज़रूर किया, पर हमने उसे ख़ास महत्व न दिया। मीटिंग के बाद जब जुलूस शुरू हुआ तो तोष स्त्रियों में और मैं मर्दों में शामिल होकर चल पड़े। हम अभी कुछ ही दूर गए थे कि धमाके सुनाई देने लगे। फिर लाठी, गोली, भाग दौड़। मैं नारे लगाता हुआ पकड़ा गया और हवालात में पहुंच गया। तोष का मुझे कुछ पता नहीं था। मैं 2 महीने वर्ली जेल में नज़रबंद रहा। फिर एक क्लास मिलने पर मैं आर्थर रोड जेल में चला आया। वहाँ जेलर जब भी मुझे मिलते मेरी ओर बड़े ध्यान से देखने लगते और फिर कहते, मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। मैं उन्हें क्या बताता। जितनी बार भी मैं उनसे कहता कि उन्हें गलती लग रही है, उनका यकीन और पक्का होता जाता कि मैं पहली बार जेल नहीं आया हूँ और मुझ पर ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है।